हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति चावला। स्वागत है आप सभी व्यूअर्स का आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और आज दिन भी बहुत शुभ है। हमारी तरफ से आप सभी व्यूअर्स को हैप्पी नवरात्रे, जय माता दी। तो हमारी जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने मॉक टेस्ट 1 को स्टार्ट किया था और उसका जो सेक्शन ए था विच इज़ कंपल्सरी फॉर सीएस एज वेल एज आईपी स्टूडेंट्स, वो हमने कवर अप कर लिया था। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेक्शन बी ऑफ मॉक टेस्ट 1। ठीक है, उसी मॉक टेस्ट को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। एंड अगेन ये वो आपका सेम मॉक टेस्ट है जो एनटीए ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर रखा है। ठीक है, आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो, ऑनलाइन दे सकते हो। ठीक है, बट उसके जो क्वेश्चंस है वो हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमारा जो सेक्शन ए था उसमें 15 क्वेश्चंस थे। इसके आगे से आज हम कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 16 से। राइट, 1 मतलब कि सेक्शन बी 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें मेरे पास क्वेश्चन नंबर 16 है, दैट इज इन सर्चिंग द हैश फंक्शन टेक्स एन एलिमेंट फ्रॉम अ लिस्ट एंड डिवाइड्स इट बाय द साइज ऑफ द हैश, दिस मेथड इज नोन एज डैश। देखो, अगर मैं बात करूं हैशिंग वाले चैप्टर की, अंडरस्टैंडिंग डेटा वाले चैप्टर की, सॉर्टिंग सर्चिंग की, तो कुछ टॉपिक्स आप लोगों के ऐसे हैं जो आपने 12th में कवर अप नहीं किए होंगे, बट वो आप लोगों के सीयूईटी की करिकुलम में है। ठीक है, सो यू विल फाइंड दोज टॉपिक्स इन द प्लेलिस्ट ऑफ सीयूईटी कंप्यूटर साइंस। मैंने हर टॉपिक पे हैशिंग, अंडरस्टैंडिंग डेटा, ये जितने भी टॉपिक्स थे जो आपके सीयूईटी में हैं वो सारे के सारे मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। सीयूईटी की प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर है कि अगर वो कह रहा है कि हैश फंक्शन एक एलिमेंट ले रहा है लिस्ट से और डिवाइड कर रहा है साइज ऑफ द हैश को, तो यहाँ पर जो मेरा करेक्ट आंसर होगा दैट इज रिमाइंडर मेथड। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17। इन पाइथन विच मेमोरी यूनिट इज यूज्ड टू सेव द बाइनरी फाइल। तो बाइनरी फाइल को जब हम सेव करते हैं तो कौन सी मेमोरी यूनिट यूज होती है? तो मेमोरी यूनिट यहाँ पर कौन सी यूज होगी? ऑप्शन 3 दैट इज बाइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। कंसीडर द फॉलोइंग पाइथन कोड स्टेटमेंट 3 हैज एन एरर, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट टू रिप्लेस द स्टेटमेंट 3। तो वो कह रहा है कि आपकी जो स्टेटमेंट 3 है वो आपको एरर देगी। ठीक है, मेरे को तो हर स्टेटमेंट में एरर दिख रहा है बच्चों। यहाँ पर इम्पोर्ट का आई स्मॉल आना चाहिए, एम डेटा में अंडरस्कोर आना चाहिए। ठीक है, ये आपकी स्टेटमेंट 1 है, तो मैं ज्यूम कर रही हूँ कि सिर्फ स्टेटमेंट 3 का ही मैं एरर फाइंड आउट करूँ। ठीक है, पिकल का पी स्मॉल आएगा, डंप फंक्शन होगा। ठीक है, चलिए पिकल मॉड्यूल को इम्पोर्ट करा, एम डेटा में हेलो 1 10 20 30 एलिमेंट्स डाल दिए मैंने। विथ का डब्ल्यू भी स्मॉल आएगा, विथ ओपन फाइल का नेम एम डेटा डॉट डी ए टी एम अंडरस्कोर, ये जो भी है फाइल का नेम। ठीक है, आर बी मोड में इन्होंने ओपन किया एज इफेक्ट। ओके, और पिकल डॉट डंप फंक्शन कॉल किया। अब देखो, जो मुझे एरर मीन्स मोटा मोटा जो मेन एरर है स्टेटमेंट 3 की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर फाइल को ओपन किया इन्होंने आरबी मोड में, दैट मीन्स फाइल में से डेटा रीड करना चाहिए, बट यहाँ पर ही डंप फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स अगर मैं डंप फंक्शन यूज़ कर रही हूँ तो मुझे अपनी फाइल को WB मोड में ओपन करना चाहिए। सो दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। सेलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको बताना है फॉल्स स्टेटमेंट कौन सी है। For binary search, data should be arranged in ascending or descending order. True है. For binary search, data may be arranged in ascending descending order. Okay. For linear search, data may be arranged in ascending descending order. No. Linear search के लिए मुझे अपने डेटा को सॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, linear search is more time consuming this. देखो, linear search क्या होता है, आपके पास लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स है, आप हर एक एलिमेंट से 1 by 1 कंपेयर करोगे कि जो मुझे सर्च करना है उस एलिमेंट के इक्वल है या नहीं है। फिर ऐसे अगर मैं बात करूँ बाइनरी सर्च की, तो बाइनरी सर्च में क्या होता है, सबसे पहले आप मिडल वैल्यू फाइंड आउट करो। राइट, अपनी लिस्ट को सॉर्ट करोगे, अरेंज करोगे असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, फिर आप मिडल वैल्यू को फाइंड आउट करोगे। अब मैं चेक करूँगी जो मुझे एलिमेंट सर्च करना है, फॉर एग्जाम्पल है 10 20 30 40 50 60 70, ये मेरे पास लिस्ट में एलिमेंट है। ठीक है, अब मैंने मिडल वैल्यू निकाल ली 40 और मुझे सर्च करना है लेट सपोज 20, तो मैं चेक करूंगी कि क्या 40 मीन्स जो 20 मुझे सर्च करना है क्या वो मिडल वैल्यू के इक्वल है, नहीं है। तो देखूंगी उससे छोटा है ना, तो लिस्ट मेरी अरेंज है असेंडिंग ऑर्डर में, तो अगर छोटा है तो मुझे अपना जो एलिमेंट है वो फर्स्ट हाफ में मिलेगा।
तो दैट मीन्स सीधे सीधे मेरा ये सारा कंपैरिजन बच गया, टाइम सेव हो गया। अब मैंने क्या किया, ये लिस्ट है, अब मैं इसका हाफ निकालूंगी, इसका मिडल पॉइंट 10 आ गया, वो सॉरी 20 है मिडल पॉइंट, मिडल वैल्यू। तो मैं चेक करूंगी क्या मुझे जो सर्च करना था उस मिडल के इक्वल है, हाँ है। अगर सपोज मुझे सर्च करना होता 10, तो मैं देखती कि 10 उस मिडल वैल्यू से छोटा है, तो मैं यहाँ पर आ जाती, फिर वो देखती उसके इक्वल है, राइट। तो दैट मीन्स आपका जो लीनियर सर्च है वो टाइम कंज्यूमिंग है, मुझे हर एलिमेंट से कंपेयर करना है। अगर जो मुझे एलिमेंट सर्च करना है वो एंड में है, तो मुझे पूरी की पूरी लिस्ट को ट्रेवर्स भी करना पड़ेगा, तो आपका लीनियर सर्च क्या है, टाइम कंज्यूमिंग। तो फॉल्स स्टेटमेंट क्या है कि आपका जो लीनियर सर्च है, डेटा में भी अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, तो कोई मतलब नहीं, ठीक है। ये स्टेटमेंट आपकी क्या है, फॉल्स। तो करेक्ट आंसर भी क्या होगा आपका, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 मुझे कहते हैं कंसीडर द फॉलोइंग पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन ऑफ द स्टैक, द रिक्वायर्ड आउटपुट इज 4। अब मुझे इन्होंने आउटपुट बता दिया, मुझे क्या आउटपुट चाहिए, 4। सेलेक्ट द मिसिंग ऑपरेटर्स। तो देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले सिंबल स्कैन में आया 5, फिर मैंने 5 क्या कर दिया, स्टैक में डाल दिया। फिर मेरे पास आया 4, मैंने 4 भी स्टैक में डाल दिया। फिर मेरे पास आया 7, तो मैंने 7 भी स्टैक में डाल दिया। फिर मेरे पास आया प्लस, तो प्लस का मतलब है मैं लास्ट के 2 एलिमेंट्स को यहाँ से पॉप करूंगी, 11 होगा रिजल्ट, और जो रिजल्ट होगा मैं स्टैक में पुश कर दूंगी, ठीक है। प्लस के बाद है 9, तो 5 11 9। अब मुझे बता रहा है कि मैं कौन से 2 ऑपरेटर्स लगाऊं कि मेरा जो आंसर है वो 4 आ जाए, ठीक है। अब देखो अगर मैं 11 डिवाइड बाय 9 कर रही हूँ, पॉइंट में आएगा ना, तो फर्स्ट ऑप्शन को तो छोड़ दो। सेकेंड वाला देखो आप, प्लस और फिर डिवाइड, ठीक है। तो पहले जरा मैं 11 को 9 में प्लस करूँ तो मेरे पास क्या आंसर आ रहा है, 20, और 20 को मैं डिवाइड करूँगी 5 से, तो मेरा आंसर 4 आ जाएगा ना। तो दैट मीन्स आपका करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन 2, प्लस और डिवाइड कि अगर मैं उसके बाद नेक्स्ट क्या स्कैन करूँ, प्लस, तो 11 प्लस 9 क्या होगा, 20, राइट। तो 5 प्लस 20, सॉरी 5 डिवाइड बाई 20, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। तो सीधे सीधे मेरा जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन 2। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 21 कहते हैं कंसीडर द फॉलोइंग रियल लाइफ एप्लीकेशंस एंड आइडेंटिफाई द कंसेप्ट ऑन विच दे आर बेस्ड। तो 10 प्लेट्स वर प्लेस्ड ओवर अनदर एंड मेड अ टॉवर। एक के ऊपर एक मैंने 10 प्लेट रखी, तो ये आपका किसका एग्जाम्पल हो गया, स्टैक का। नेक्स्ट मुझे कह रहा है बी पार्ट में 10 कस्टमर्स वेटिंग फॉर देयर टर्न ऑन द इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम। तो अपना वो क्यू में वेट कर रहे हैं, लाइन में वेट कर रहे हैं, तो ये किसकी एप्लीकेशन हो गई, क्यू की। तो बोथ आर एप्लीकेशन ऑफ स्टैक, नो। बोथ आर एप्लीकेशन ऑफ क्यू, नो। ए इज एन एप्लीकेशन ऑफ स्टैक एंड बी इज ऑफ द क्यू। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन 3। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 22। सेलेक्ट द करेक्ट एक्रोनिम फॉर एसएसडी। तो एसएसडी की फुल फॉर्म मेरे पास होती है सॉलिड स्टेट एंड देन ड्राइव, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट डिवाइस इसमें गिवन है, तो यहाँ पर हमने ऑप्शन 3 को क्या कर दिया, टिक कर दिया। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 23 हमें कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू द फाइनली क्लॉज एंड सेलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट्स। आपको बतानी है ट्रू कौन कौन सी हैं, ठीक है। इन एक्सेप्शन हैंडलिंग फाइनली क्लॉज इज ऑप्शनल, ट्रू। फाइनली क्लॉज ऑप्शन है, लिख दो तो ठीक है, नहीं भी लिखो तो भी कोई दिक्कत। बी में मेंशन द टाइप ऑफ एक्सेप्शन विद फाइनली। तो आप जो टाइप ऑफ एक्सेप्शन बताते हो हम एक्सेप्ट क्लॉज के साथ बताते हैं, फाइनली के साथ नहीं। फाइनली क्लॉज कैन बी यूज्ड एनीवेयर इन द कोड, सी जनरली आपका एंड में लिखा जाता है। द स्टेटमेंट इनसाइड द फाइनली ब्लॉक इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड वेदर एन एक्सेप्शन अकर्ड और नॉट, ठीक है। कि आपका जो फाइनली ब्लॉक है, चाहे मेरी एक्सेप्शन जनरेट हो चाहे ना हो, उसने एग्जीक्यूट होना ही होना है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। बी में यूज द फाइनली क्लॉज विदाउट अ ट्राई, नो, ठीक है। अब इसमें आपसे ट्रू स्टेटमेंट पूछे, तो दैट मीन्स ए और डी तो ट्रू है ही है, ठीक है। सी पे मेरे को जैसे सपोज डाउट है, तो ए और डी देखो मुझे सिर्फ इसी ऑप्शन में मिल रहा है सेकेंड पार्ट में, तो दैट मीन्स जो करेक्ट आंसर है दैट इज क्वेश्चन नंबर 23 के लिए ऑप्शन 6। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 24। DQ कैन सपोर्ट बोथ स्टैक एंड क्यू, यस। DQ सपोर्ट्स इंसर्शन एंड डिलीशन एट बोथ एंड्स, ट्रू, ठीक है। अब ये दोनों स्टेटमेंट आपकी क्या है, ट्रू है, तो करेक्ट आंसर इज बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट। अब आपने बताना है कि जो रीजन है
वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन असर्शन का है या नहीं है। ठीक है, असर्शन कहता है कि वो स्टैक और क्यू को सपोर्ट करता है। क्या करता है? स्टैक में मेरे पास एक ही एंड होता है, क्यू में मेरे पास दो एंड होते हैं, एक्स इंसर्शन एक्स डिलीशन। तो डी क्यू क्या है? इंसर्शन डिलीशन दोनों एंड से होता है। ठीक है, बिल्कुल। तो क्या वो स्टैक और क्यू को सपोर्ट करते हैं, इसलिए उसका डिलीशन दोनों एंड से होता है। तो ये बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, एंड अकॉर्डिंग टू मी जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की, राइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन 25 मुझे कहता है टेक्स्ट फाइल स्टोर्स इंफॉर्मेशन इन ASCII और यूनिकोड कैरेक्टर। ठीक है, इन टेक्स्ट फाइल एंड ऑफ लाइन वर्क्स एज अ डिलिमीटर, ये भी ठीक है, बट रीजन यहाँ पर एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, असर्शन। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन 26 मुझे कहता है इन स्टैक पुश ऑपरेशन में रेज एन एक्सेप्शन कॉल्ड अंडरफ्लो और पॉप ऑपरेशन में रेज एन एक्सेप्शन कॉल्ड ओवरफ्लो। ये दोनों ही स्टेटमेंट्स आपकी क्या हैं? इनकरेक्ट हैं। पुश ऑपरेशन जो है आपको कि पुश मीन्स मैं स्टैक में एलिमेंट्स डालते चली जा रही हूँ और जब वो स्टैक फुल हो गया फिर भी मैं उसमें और एलिमेंट डाल रही हूँ, तो वो आपका ओवरफ्लो का केस होता है। फिर ऐसे अगर मैं अंडरफ्लो की बात करूँ तो अगर मेरे पास स्टैक में कोई भी एलिमेंट नहीं है एंड स्टिल आई एम ट्राइंग टू डिलीट द एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक, तो वो आपका अंडरफ्लो केस होगा। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स क्या हैं? इनकरेक्ट है। तो करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 26 इज ऑप्शन 2। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 27। बबल सॉर्ट रिक्वायर्स n-1 passes to sort the list। ठीक है, और सिलेक्शन सॉर्ट रिक्वायर्स n स्क्वायर, ये आपका n स्क्वायर। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो आपका सिलेक्शन सॉर्ट है, वहां पर भी मुझे कितने पासेस चाहिए? n-1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। कंसीडर द मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट्स इन 5 सब्जेक्ट्स में मार्क्स गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड द एवरेज मार्क्स, दैट मीन्स आपको मीन फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं इनको प्लस करूँ 70, 85, 90, 80, 75, 5 और 5 10, 0 1 कैरी, 7 और 1 8 और 8 16, 16 और 8 24, 24 और 9 33, 33 और 7 40। तो ये डिवाइड प्लस करके मेरे पास आ गया 400 और इसको डिवाइड करना है 5 से। टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 5। तो ये आ गया मेरे पास आंसर 80। तो करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 28 इज ऑप्शन 1, दैट इज 80। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। इन DQ इफ इंसर्शन एंड डिलीशन ऑफ एलिमेंट्स डन फ्रॉम द अपोजिट एंड। मीन्स वैसे तो DQ क्या होता है कि एक ही एंड से आपका इंसर्शन भी हो रहा है, डिलीशन भी हो रहा है, दूसरे एंड से भी इंसर्शन भी हो रहा है, डिलीशन भी हो रहा है। बट वो कह रहा है कि DQ में अगर इंसर्शन एंड डिलीशन ऑफ एलिमेंट्स डन फ्रॉम द अपोजिट एंड, इंसर्शन यहाँ से डिलीशन यहाँ, तो वो आपका क्या Q की इक्वल नहीं हो जाएगा? बिकॉज Q में आपका क्या होता है कि आपके जो एलिमेंट्स हैं वो फ्रंट एंड से तो डिलीट होंगे, रियर एंड से इंसर्ट होंगे, तो यही सेम चीज इसमें हो जाएगी। दैट मीन्स दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉर्मल Q। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30। With reference to file pointer which of the given statements are, इसको हम कंप्लीट कर देते हैं ट्रू और फॉल्स। तो दैट मीन्स आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू हैं और कौन से स्टेटमेंट फॉल्स हैं। द फाइल पॉइंटर इज एट द बिगिनिंग व्हेन वी ओपन अ फाइल विद ww+ और r मोड। ठीक है, जब मैं अपनी फाइल को ww+ या रीड मोड में ओपन करूंगी तो फाइल पॉइंटर कहाँ पर होगा? बिगिनिंग पर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है फाइल पॉइंटर कैन बी शिफ्टेड यूजिंग सीक फंक्शन ओनली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन। तो मैं उसको राइट टू लेफ्ट भी मूव करा सकती हूँ अपने पॉइंटर को। ठीक है, वो कैसे मूव कराओगे? सपोज मैंने लिखा f.seek -2,1, दैट मीन्स करंट लोकेशन से 2 बाइट स्पीड। द फाइल पॉइंटर्स पोजीशन इज फाउंड यूजिंग द टेल फंक्शन। ये भी ठीक है स्टेटमेंट की अगर मुझे अपने फाइल पॉइंटर की पोजीशन पता लगानी हो तो टेल फंक्शन है। फाइल रेफरेंस पॉइंट्स फॉर सीकिंग फंक्शन आर 1, 2 एंड 3, ये भी गलत है। अगर मुझे फाइल को रेफर करना है तो सेकंड जो आपका पैरामीटर है उसमें कौन कौन से आर्ग्यूमेंट्स हैं? 0, 1 और 2, 1, 2, 3 नहीं है। द फाइल पॉइंटर इज एट द बिगिनिंग व्हेन वी ओपन अ फाइल विद r और r+ एंड एट द एंड व्हेन वी ओपन द फाइल व्हेन वी ओपन विद ww+ a। ठीक है, a+ होगा ये आई थिंक, पर w के केस में तो w के केस में आपकी जो फाइल है ना वो एम्प्टी होती है, दैट मीन्स ब्लैंक होती है।
अब ब्लैंक फाइल में पॉइंटर यहाँ पर है, अब आप उस पॉइंट को बिगिनिंग कह लो या एंड कह लो, एक ही बात है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हमने क्या कर दिया, सभी स्टेटमेंट्स को ट्रू और फॉल्स बता दिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। रीड द केस एंड आंसर क्वेश्चन नंबर्स फ्रॉम 16 to 20 जो यहाँ पर मार्क किए हैं ना, वो आपको आंसर बताने इस केस स्टडी के थ्रू। Miss Asmita joined a company as a database developer. She has started exploring various DBMS and RDBMS software. To revise the concept of DBMS and its few comments, she has made self-testing quiz. Help her to identify the correct option for each question. तो सबसे पहले मुझे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 31 या फिर मैं कहूँ 16th क्वेश्चन में, द सेलेक्ट डेटाबेस कमांड बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी DDL। तो को सेलेक्ट, क्रिएट, ऑल्टर ये आपकी सारी किसके अंडर आती हैं, DDL कमांड्स के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 31 के लिए फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट वन। नेक्स्ट है द डेटा टाइप फॉर अ कॉलम दैट विल स्टोर सैलरी कैन बी ऑफ टाइप इंटीजर लिख सकते हो, प्लॉट लिख सकते हो, ठीक है, और उसके बाद डेसिमल भी लिख सकते हो। कैर और वैर कैर में आप अपना सैलरी नहीं दे सकते, तो A, B और C। दैट मीन्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 33। आई थिंक ये आपको विजिबल नहीं होगा, बट मैं इसको रीड आउट कर देती हूँ। मिस हस्मिता वांट्स टू ऐड वन और मोर कॉलम टू द टेबल। एग्जिस्टिंग टेबल, आपका एग्जिस्टिंग टेबल में वन और मोर कॉलम्स को उसने ऐड ऑन करना है। तो हेल्प हर टू अप्रोप्रिएट यूजिंग अप्रोप्रिएट कमांड, ऑल्टर कमांड उसकी यहाँ पर यूज हो जाएगी। नेक्स्ट है मेरे पास द डेटा टाइप दैट डज नॉट रिक्वायर अ साइज और विड्थ टू बी स्पेसिफाइड, कैर। अगर मैं कैर डेटा टाइप के आगे ब्रैकेट में कुछ भी नहीं लिख रही हूँ तो बाय डिफॉल्ट 1 बाइट एक्सेप्ट करें, राइट। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 35। सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई नेम लाइक दिस एंड सैलरी और सैलरी ग्रेटर देन 10,000। तो इसको अगर मैं बना करके देखूँ, इट विल डिस्प्ले नेम्स ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज, ठीक है। फ्रॉम द टेबल एम्प्लॉयज हो गया, वेयर ई नेम, जो आपका ई नेम का कॉलम है वो %A, ऑल एम्प्लॉयज whose end with A or salary greater than 10,000, ठीक है। whose name contain at least one A, no, exactly one A, no, whose name is of 2 characters, no। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका है 35 क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। प्रेडिक्ट द आउटपुट फॉर द फॉलोइंग SQL क्वेरी। क्या क्या डिस्प्ले कराना है, नेम फ्रॉम मास्टर, मास्टर आपके टेबल का नेम है, वेयर नेम लाइक S%, जो S से स्टार्ट हो रहे हैं, सुष्मिता, शायरा और बस सुष्मिता और शायरा। तो दैट मीन्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। नेक्स्ट इज विच 2 स्टेटमेंट्स गिव द सेम आउटपुट। सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम मास्टर वेयर डिपार्टमेंट, इतना तो सेम है। डिपार्टमेंट इक्वल्स टू एडमिन और सेल्स, ओके। एडमिन एंड डिपार्टमेंट इक्वल्स टू सेल, नो। डिपार्टमेंट इक्वल्स टू एडमिन, नो। एडमिन कोमा सेल्स और ए। तो ए और डी मुझे करेक्ट आंसर देंगे, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 38। मिस नमिता वांट्स टू रिमूव ऑल द वैल्यूज फ्रॉम द टेबल। उसको टेबल से सारी की सारी वैल्यूज को रिमूव करना है, पर जो उसका स्ट्रक्चर है वो एज इट इज रहे। सो दैट मीन्स डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, डिलीट फ्रॉम मास्टर। तो सारी की सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, डिलीट हो जाएंगी, बट जो टेबल का स्ट्रक्चर है वो एज इट इज रहेगा, राइट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 39। सेट ऑफ प्रोग्राम्स टू क्रिएट अ डेटाबेस एंड हैंडल क्वेरीज इज कॉल्ड डैश। तो जो सेट ऑफ प्रोग्राम्स को हमारे हैंडल करते हैं, डेटाबेस क्रिएट करते हैं, क्वेरीज को हैंडल करते हैं, वो आपके कौन होते हैं, डेटाबेस इंजन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन 40 मुझे कहता है मिस नमिता वांट्स द एज कॉलम शुड नॉट एक्सेप्ट वैल्यू लेस देन 21, कि जो आपका एज का कॉलम है उसमें वैल्यू 21 से लेस देन ना हो। तो सजेस्ट टू अप्लाई द सेम कंडीशन, चेक कंस्ट्रेंट लगा दें, ठीक है। चेक कंस्ट्रेंट में क्या होगा कि जब भी मैं वैल्यू एंटर करूंगी एज कॉलम में, तो वो देखेगा कि उस रेंज को सेटिस्फाई कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 41। तो क्वेश्चन नंबर 41 कहता है सेलेक्ट द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ मोड बेस्ड ऑन द फॉलोइंग SQL स्टेटमेंट। सेलेक्ट मोड 35, 4।
तो मैं यहाँ से 35 को डिवाइड करूँगी 4 से। 4 8 ज़ा 32, 5 में से 2 गया 3। इट विल डिवाइड 35 बाय 4 एंड रिटर्न 8.75। नो, इट विल डिवाइड 35 बाय 4 एंड रिटर्न 3। 3 रिमाइंडर आया था। ये स्टेटमेंट आपकी क्या है, करेक्ट है। तो दैट मीन्स करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 41 इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 42। What will be the maximum possible value that can be entered in 5 columns where 5 column is defined as float 4,2। देखो इस float 4,2 का मतलब क्या है कि टोटल 4 डिजिट्स होंगी। टोटल डिजिट्स कितनी हो गई 4, और ये 2 के बाद 2 आपका क्या है डेसिमल, कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स लिख। तो अगर मैं बात करूं ऑप्शन 2 की, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स आ रहे हैं, तो ये कुल मिलाकर के टोटल कितने कैरेक्टर्स का हो गया 4 कैरेक्टर्स का। तो दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 42 के लिए जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। मिस्टर राज इज प्लानिंग टू कनेक्ट टू ऑल कंप्यूटर्स ऑफ हिज ऑर्गेनाइजेशन इज स्प्रेड ओवर अ डिस्टेंस व्हेन 50 मीटर। सजेस्ट हिम दैट डिवाइस टू कनेक्ट फॉर इकोनॉमिकल हाई स्पीड ट्रांसमिशन। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन 1 कोएक्सियल केबल। नेक्स्ट इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएसएम। जीएसएम की फुल फॉर्म है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। चेक करो किसमें गिवन है, ऑप्शन 3 दैट इज ग्लोबल मोबाइल सिस्टम, सॉरी ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 45। व्हाट इज द हब। हब आपका क्या है, नेटवर्किंग डिवाइस, क्या कैलकुलेटिंग नहीं, नेटवर्किंग डिवाइस। फाइंड द ऑड वन आउट, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, स्विच टोपोलॉजी और मैश टोपोलॉजी। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका स्विच। स्विच आपका टोपोलॉजी नहीं है, स्विच आपका क्या है नेटवर्क डिवाइस। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 47। डैश इज द लोकेशन ऑफ अ रिसोर्स ऑन द इंटरनेट। आप इंटरनेट पर कुछ भी सर्च करो, जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, फाइल है, सबका एड्रेस है वहाँ पर सेव है सर्वर पर, तो इसको हम क्या बोलते हैं, URL। URL इज द लोकेशन ऑफ अ रिसोर्स ऑन द इंटरनेट। और URL की फुल फॉर्म होती है मेरे पास यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, राइट। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 48। विच आर द फॉलोइंग यूजेस रिफ्लेक्शन टू डायरेक्ट द लाइट थ्रू मीडिया। तो अगर मुझे मीडिया के थ्रू डायरेक्ट लाइट का रिफ्लेक्शन चाहिए तो वो मुझे कौन सी केबल बताती है, फाइबर ऑप्टिक केबल। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन नंबर 49। डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग डेटा इन स्मॉल पैकेट्स ओवर इंटरनेट। तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा प्रोटोकॉल काम में आता है, TCP/IP। लास्ट और देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 50। ये हम आपको होमवर्क छोड़ देते हैं, असर्शन रीजनिंग। पहले भी हमने आई थिंक 1-2 क्वेश्चंस आप लोगों के होमवर्क के लिए छोड़े हैं, ठीक है। चलिए तो आप इसको देख लेना कि वॉइस और लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन इज स्टैंडर्ड फॉर हाई स्पीड वायरलेस कम्युनिकेशन फॉर मोबाइल फोन, और ये रीजन दे रखा है। तो आपने ये देखना है कि बोथ असर्शन एंड रीजन करेक्ट है या नहीं है, और अगर हैं तो यू हैव टू टेल कि वेदर जो आपका रीजन है, ऐसा तो कुछ बताना नहीं है, ठीक है। तो कोई भी स्टेटमेंट आपकी ट्रू होगी या फिर क्या होगी, फॉल्स होगी, राइट। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगेन आई एम सेइंग कि अगर आपको CUET क्रैक करना है तो मेक श्योर आप NCERT की एक लाइन अच्छे से गॉट करके और पी, ठीक है। चलिए तो इसी के साथ हमारा जो मॉक टेस्ट 1 का सेक्शन B1 है वो भी कंप्लीट होता है, स्पेशली फॉर माय CUET कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए मॉक टेस्ट और PYQs के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।